नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। मेरा मायका मुझे वापस मिल गया। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुबह सुबह की बात है। 12 साल का विशु अपनी माँ से कहने लगा, माँ, गर्मियों की छुट्टियों में सभी लोग अपने मामा के यहाँ जाते हैं। क्या हम इस छुट्टी में अपने मामा के घर चल सकते हैं? इस बात का जवाब देते हुए विशु की माँ नीलम ने विशु को बहलाते हुए कहा, नहीं बेटा, इस बार मामा के घर हम नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारे मामा के बेटे करण की छुट्टियां देर से हुई हैं, इसलिए वह अपने मामा के घर जाएगा। तो हम क्या करेंगे वहां जाकर? हम कहीं और चलते हैं। पर विशु बोला, नहीं माँ, आप झूठ बोल रही हो। कल ही तो मेरी करण से बात हुई है। वो तो कह रहा था मैं मामा के यहाँ से होकर आ गया हूँ, मुझे बुला रहा था। कोई और बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाह रही हैं। जब नानी थी तो हम तो हर छुट्टियों पर मामा के घर जाते थे, लेकिन अब इतना समय हो गया हम मामा के घर नहीं गए हैं। इस पर नीलम ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मुझे नहीं जाना है। तुम भी मामा के घर से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ तो ज़्यादा ही अच्छा है। कुछ ही दिनों में तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है, इसलिए तुम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। नीलम ने अपने बेटे विशु को डांट दिया। बेचारा विशु उदास होकर वहाँ से चला गया। हम बड़ों की आदत होती है, जब भी हमें किसी चीज़ से पीड़ा होती है तो हम अपने बच्चों को डांट कर अपनी गुस्सा उस पर निकाल देते हैं। अब नीलम जितना ही अपनी मायके से ध्यान हटा रही थी, उसका ध्यान अपनी मायके की ओर और जा रहा था। एक बार तो नीलम का मन किया कि फ़ोन करके अपने भैया भाभी का हालचाल ले ले, लेकिन अगले ही पल उनका अहंकार जग गया। क्यों मैं ही फ़ोन करूं? उन्हें नहीं करना चाहिए। पिछली बार जब मैंने भाभी से बात की, कितनी थोड़ी बात की थी और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे घर आने को भी नहीं कहा। और जब विशु की छुट्टियां होने का समय था, उसके पहले ही मैंने फ़ोन किया, तब तो हद ही हो गई। भाभी ने ये फ़ोन कर रख दिया कि अभी फ़ोन करती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन आज तक उनका फ़ोन नहीं आया। नीलम के पिता का देहांत तो बहुत पहले ही हो चुका था। नीलम की माँ जिंदा थी तो तीज त्योहारों में अपनी बेटी नीलम को बुला लेती थी। माँ का प्यार पाने के लिए 1-2 दिन भी नीलम जी अपने मायके में रह आती थी। तब उनके भैया भाभी उन्हें बहुत प्यार दिखाते थे और कहते थे, माँ के बाद भी दीदी आपका प्यार ऐसा ही बना रहेगा और हमेशा ही आप मेरे पास रहेंगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम पर आपका अधिकार कम नहीं होगा। नीलम ने सोचा, अब देखो माँ के जाने के बाद कितना बदल गया है, पर हम अब क्या कर सकते हैं? हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह हमसे प्यार करे। अब नीलम जी ने एक लंबी आह भरी और वापस अपने काम में लग गई। दिन बीतते गए। अब विशु का स्कूल शुरू हो गया। विशु का ध्यान लगभग मामा के घर से हट गया था, पर नीलम जी कहाँ भूलने वाली थी। उनको जब याद आती तो मन ही मन में रह जाती, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। वह अपनी मायके की बात अपने पति से भी नहीं कहती थी। वह सोचती थी कहीं मौका आने पर उसके पति से ताना न मार दे। नीलम जी ने अपने मायके का दर्द अपने दिल में छिपा के रखा था। जब उन्हें तेज दर्द होता, वो घर के कोने में कहीं रोकर अपना दर्द कम कर लेती थी। सावन के महीने में उनका दर्द ज़्यादा ही बढ़ गया क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। अब नीलम जी को तो कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उनके मायके से उनके लिए फ़ोन आएगा। रक्षाबंधन के त्यौहार पर भाई की कलाई पर राखी बांधकर भाई के लिए दुआ मांगी जाती है। एक आखिरी बार नीलम जी अपने भैया भाभी के घर बिना बुलाए राखी पर जाने का निश्चय किया और मन ही मन संकल्प लिया, भैया को राखी बांधकर उसी दिन लौट आऊंगी। नीलम जी ने सोचा, भैया को राखी बांधने की बात अपने भाई को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उन्हें बताऊंगी तो उन्हें बुरा ही लगेगा। फ़ोन ना ही करूं तो ही अच्छा है। कौन सा वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी बहन आएगी तो राखी बांधेगी, इसलिए बिना बताए ही पहुंच जाती हूं।
आखिर मैं भी तो देखूं। अचानक मुझे देखकर भाई के चेहरे पर कैसी मुस्कान आती है। यही सोचकर नीलम जी अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही विशु को लेकर वह अपने मायके पहुंची, उन्होंने देखा कि उनके मायके का नक्शा ही बदल गया है। उनका पुराना घर अब नया बन गया था। इसे देखकर नीलम जी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनका पुराना घर बहुत ही मिट्टी का बना था। बारिश के मौसम में उनके घर से पानी टपकता था और पूरा घर तालाब बन जाता था। नीलम जी की माँ को श्वास की बीमारी थी। धूल मिट्टी उड़कर उनकी माँ को परेशान न करे, इसलिए छत पर हर बार पेंट कराकर ही काम चला रहे थे। अचानक से नीलम जी के विचारों को विराम लगा और मन ही मन में गुस्सा आ गई और कहने लगी, जो लोग खुद बदल गए उनका घर तो बदलना ही था। आखिर पुराने घर और पुराने रिश्तों से पीछा छुड़ा ही लिया। तभी दरवाजे पर खड़े हुए करण की आवाज़ गूंजी, माँ पापा, बुआ और विशु आए हैं। तभी करण दरवाज़ा खोलकर अपनी बुआ के पैर छुए और उनसे लिपट गया और नीलम जी भी उससे खूब प्यार करने लगी। अपने भतीजों को प्यार करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कब उनका चेहरा उनके आंसुओं से भीगने लगा। पता तो तब चला जब करण ने ये सवाल पूछा कि क्यों रो रही बुआ? क्या आपको दादी की याद आ गई? मुझे भी आती है, मैं भी ऐसे ही रोता हूँ। नीलम जी ने कुछ नहीं कहा और करण को गले लगा लिया। इतने में ही करण के मम्मी पापा और करण से कहने लगे, क्या बुआ को सारा लाड प्यार दरवाजे पर ही करोगे? बुआ को अंदर नहीं बुलाओगे? इतने में करण ने कहा, हाँ बुआ, अंदर आओ। करण के पापा ने करण से कहा, करण, हमने क्या डिसाइड किया था? बुआ को अंदर कैसे लाना? क्या तुम भूल गए? ये सुनकर करण कहने लगा, सॉरी पापा, मैं तो भूल ही गया था। यह कहकर करण भागकर अंदर गया। एक कपड़े की पट्टी लेकर आया और कपड़े की पट्टी को नीलम की आंखों पर बांध दिया। अब नीलम जी ने सवालों की झड़ी लगा दी, अरे बच्चे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? नीलम जी चिल्लाती हुई रही, पर करण बुआ जी को अंदर लाके ही दम लिया। अब नीलम के भाई ने उनकी आंखों की पट्टी खोली ही थी, तभी उनके पीछे आया उनका बेटा विशु। चिल्लाने लगा, ये कमरा तो बहुत सुंदर है, इसमें तो आपकी नानी की सब फोटो हैं। तब नीलम जी की आंखें व्यस्त हो गईं। उन्होंने अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ का नज़ारा देखा। वो कमरा तरह तरह की तस्वीरों से सजा हुआ था। उस कमरे की दीवारों पर पुरानी फोटो लगी थी, जिसमें नीलम जी के मम्मी पापा, नीलम जी और उनके भाई की पुरानी फ़ोटो थी। तभी भाभी आई और बोली, दीदी, ये आपका कमरा है, कैसा लगा? इसे मैंने आपके भाई से आपकी पसंद को पूछ पूछ करके सजाया है। आपको ये कमरा कैसा लगा? नीलम जी का जवाब सुने बिना ही उनकी भाभी कहने लगी, माफ़ करना दीदी, मैं आपको इतने दिन से फ़ोन नहीं कर पाई। मैंने आपको गर्मियों की छुट्टी में भी फ़ोन करके नहीं बुलाया, पर मैं क्या करती, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं अपने मायके चली गई थी। और जब मैं अपने घर से वापस आई, आपके भाई ने मुझे सारे कामों में लगा दिया और यहाँ घर में काम चल रहा था, तो इतनी धूल मिट्टी में आपको कहाँ बुलाती। इस पर नीलम जी ने कहा, आप लोगों ने मेरे लिए भी कमरा बनवाया है यहाँ? इस पर नीलम जी की भाभी ने भैया की तरफ गुस्से में देखकर कहा कि ये सवाल आप अपने भाई से कीजिए। उन्होंने मुझे और करण को कसम दे रखी थी आपको फ़ोन ना करके बताने की। ये कमरा ही क्या, पूरा घर ही आपका है। आखिर माँ पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही हक होता है जितना एक बेटे का। इस पर नीलम के भाई ने कहा, दीदी, मैं क्या करता? आपके चेहरे पर यह सब देखकर जो हैरानी देखने को मिली है, ये सब कहाँ मिलती। नीलम ने कहा, अच्छा, इसीलिए तो तुम लोगों ने मुझे फ़ोन नहीं किया। तुम लोगों को पता था कि मैं रक्षाबंधन पर ज़रूर आऊँगी। नीलम के भाई ने कहा, हाँ दीदी, हर बहन एक भाई को राखी बांधने ज़रूर आती है। उनकी बहन कितनी भी क्यों न व्यस्त हो, अपनी भाई को राखी बांधने आ ही जाती है। पर आप तो हमें इतना प्यार करती हैं, आपको तो आना ही था। इस पर नीलम मन ही मन सोच रही थी,
मैं अपने भैया भाभी के लिए कितना गलत सोच रही थी। अपने मन ही मन वो शर्मिंदा हो रही थी, पर वह अपनी सोच बताकर अपने भैया भाभी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। एक बार फिर उन्होंने अपने दर्द को अपने दिल ही में समेट लिया और उन्होंने अपने भैया भाभी को गले लगा लिया। गले लगाते ही उनके चेहरे पर आंसू छलकने लगे थे, पर इस बार खुशी के आंसू थे, उन्हें जो अपना मायका वापस मिल गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना।